नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। आज हम वीडियो के द्वितीय खंड में संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, आपात उपबंध, महत्वपूर्ण संशोधन जो पहले से लेकर के 106वें संविधान संशोधन तक, अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान के भाग, इन बिंदुओं पर दृष्टिपात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अविलंब आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का संशोधन भाग 20, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो स्वयं 368 है। ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है। इसको आप हो सके तो कंठस्थ कर लीजिए। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगला बिंदु देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति यहाँ पे मना नहीं कर सकता है, बाकी अन्य विधेयकों की तरह राष्ट्रपति इस पर मना नहीं कर सकता है। अगला बिंदु देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। यह राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन के तहत पंचायती राज प्रणाली और नगरीय स्वशासन प्रणाली, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। पंचायती राज प्रणाली, इसमें कुल 29 विषय हैं। इसको बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था और इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। इसका शुभारंभ कब हुआ? संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू है। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत आगे देखते हैं, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। अगला बिंदु देखते हैं, नगरीय स्वशासन प्रणाली, जिसमें कुल 18 विषय हैं। पंचायती राज प्रणाली में 29 विषय, नगरीय स्वशासन प्रणाली में कुल 18 विषय, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। दोनों संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से। कब लागू हुआ? 1 जून 1993 से। नगरीय स्वशासन प्रणाली में 3 स्तर होते हैं। पहला नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, पंचायती राज की प्रमुख समितियां। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायती राज की प्रमुख समितियां। सबसे पहले देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1757 में हुआ था, इसने प्रमुख सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का, जिसमें ग्राम, खंड, जिला पंचायत होती है। अगली प्रमुख समिति है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में हुआ। इसने प्रमुख सुझाव दिया कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का, जिसमें खंड पंचायत और जिला पंचायत हैं। ये दोनों पॉइंट। अगली महत्वपूर्ण समिति है GV केशव समिति, जो 1985 में स्थापित हुई। इसके पश्चात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में स्थापित हुई। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। अगली महत्वपूर्ण समिति है PK थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 में हुआ। आगे देखते हैं पंचायती राज एवं नगर निकाय। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष है, और वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है, ना कि केंद्रीय वित्त आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। वित्त आयोग के कार्य व सुझाव देना, संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारा करने के संबंध में और राज्य को अनुदान सहायता के संबंध में। वित्त आयोग के अध्यक्ष इस प्रकार हैं, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर C रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। वित्त आयोग की संरचना इस प्रकार है, इसके 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य। यह वित्त आयोग रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, तो हम ध्यान देंगे कि इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और रिपोर्ट भी यह राष्ट्रपति को ही सौंपता है। आगे देखते हैं अगला महत्व, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। यह बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्त करता कौन है? राष्ट्रपति। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। वेतन, भत्ते और अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मताधिकार की आयु
पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। आगे देखते हैं, इसका चुनाव कराता है, ये निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव कराता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा का और विधानसभा, विधान परिषद का। ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग इन सब का चुनाव करवाता है। आगे देखते हैं, आपात उपबंध। आपात उपबंध भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 में इसका जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। इसकी घोषणा 3 बार की जा चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का कारण क्या है? पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण दूसरा, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के पश्चात देखते हैं अगला आपात उपबंध, राष्ट्रपति शासन। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति शासन का कारण राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता है। आपातकाल राष्ट्रपति शासन के पश्चात वित्तीय आपात, जिसका जिक्र अनुच्छेद 360 में है। आपातकाल की घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन इस प्रकार होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर और राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नज़र में। पहला संशोधन अधिनियम 1951, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। अगला 21वां संशोधन अधिनियम 1967, जिसमें सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। अगला 24वां संशोधन अधिनियम 1971, जिसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। अगला 35वां संशोधन अधिनियम 1974, इसके अंतर्गत सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है परीक्षा में। इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया क्या क्या? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी किया गया। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया। पहले मूल अधिकार था, इसके पास 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 69वां संशोधन अधिनियम 1991। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। अगला 17वां संशोधन अधिनियम 1992। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। 89वां संशोधन अधिनियम 2003। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। ये दोनों बिंदु इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला 92वां संशोधन अधिनियम 2003। इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 97वां संशोधन अधिनियम 2011। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015। भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण किया गया। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। इम्पॉर्टेंट है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला महत्वपूर्ण 103वां संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में
अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक अर्थात 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। 105वां संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों से यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। संविधान के भाग कुल, आगे इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। 106वां संविधान संशोधन हो चुका है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। 1/3 सीटें किसके लिए? फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। आगे देखते हैं संविधान के भाग। संविधान के कुल 22 भाग हैं। संविधान के कुल 22 भाग हैं, जिसमें पहला है, इसको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है, एक भी भाग मिस ना हो। ये परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा भाग किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। तो हम शुरू करते हैं। एक तरफ भाग है और एक तरफ विषय है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है। भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में राज्य का जिक्र है, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 जो निषेध किया जा चुका है, अनुच्छेद 238 में था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक है। भाग 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाएँ हैं, जो अनुच्छेद 243 से 243 या 6 तक। भाग 9 ख, जिसमें सहकारी समितियां हैं, अनुच्छेद 243 या जैसे 243 या न। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। भाग 11 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद है, जो अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 का में अधिकरण है, जो अनुच्छेद 323 का से 323 ख तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों का जिक्र है, अनुच्छेद 330 से 342 का तक। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र है, अनुच्छेद 243 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध का जिक्र है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्ण उपबंध हैं, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का जिक्र है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम
प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है। इस प्रकार हमारे 22 भाग समाप्त होते हैं। आगे कुल अनुसूचियाँ कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं 12वें अनुसूची में क्या क्या है। इसको आपको याद रखना है, यूँ कहिएगा आपको इसको कंठस्थ कर लेना है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, ये नाम आपको याद रखना है, अच्छता आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कैग को मिलने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन। तीसरी अनुसूची में भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। पाँचवीं और छठी अनुसूची से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप याद करके रखिए। और ये चारों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको AMTM कोड से आप इसको याद कर लीजिएगा। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं आदि की शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। अगला आखिरी और महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। मैं इसको संक्षेप में तेज़ी से पढ़ते हुए चल रहा हूँ, इसको बस आप ध्यान से सुन लीजिएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 15 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में विधि की समसमता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। अनुच्छेद 152 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का उपबंध है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति दिए जाने का उपबंध है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 226 में कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा, 243 का में पंचायतों का गठन और 243 घ में पंचायतों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 ट में पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन। 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति। 249 में राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 263 में अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोकलेखे। 267 में भारत की आकस्मिक निधि। 279 का में माल और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल। 280 में वित्त आयोग। 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण। 324 में निर्वाचन आयोग। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 खा में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 343 में संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी।
350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध। 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। इसी के साथ हमारा राज्य व्यवस्था और भारत के संबंध में और परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इसी के साथ हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।